डॉक्टर मेहर अब्बास, नॉन इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल जौनपुर से। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा हार्ट ब्लॉकेज क्यों होते हैं और इसका उपचार, रियल उपचार क्या है। तो ये जो टॉपिक है हार्ट ब्लॉकेज का, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और विरोधाभास भी। एक इस विरोधाभास या पैराडॉक्स को समझने के लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। एक अंग्रेज डॉक्टर साहब थे, 1936 में उन्होंने पहली बार एमडी कार्डियोलॉजी किया यूएस से। तो उन्होंने 6 साल तक एमडी कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस की और उसमें उन्होंने ये पाया कि एक भी मरीज उनको हार्ट ब्लॉकेज के नहीं मिले। है ना एक अजीब सी बात। तो उसके बाद आजकल की स्थिति को अगर आप कंपेयर करें, इसलिए मैंने कहा कि इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं और विरोधाभास है। आज कोई घर ऐसा नहीं आपको मिलेगा जिस घर में एंजियोग्राफी ना हुई हो, एंजियोप्लास्टी ना हुई हो और बाईपास हार्ट सर्जरी ना हुई हो। तो इसका कारण क्या है? इसमें मेडिकल साइंस ने लोगों को ये बताने की कोशिश की और ये प्रचलित करने की कोशिश की कि कोलेस्ट्रॉल ही एकमात्र इसमें कल्प्रिट है। मगर इसमें दो थ्योरीज ऐसी हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और उसमें जो पहली थ्योरी है वो है आपकी गाय का मिल्क। उसमें क्या होता है कि ज़ैंथीन ऑक्सीडेज नामक एक एंजाइम पाई जाती है जो हृदय की नलियों में जब कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है, वो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम क्या करती है कि उसमें उसकी इनर लाइनिंग में एक सेल पाया जाता है जो कहीं नहीं पाया जाता, केवल मात्र एंडोथेलियल लाइनिंग में वो सेल पाया जाता है, जिसको हम लोग प्लाज्मिनोजेन बोलते हैं। तो वो क्या करती है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम उसको डाइजेस्ट कर लेती है। डाइजेस्ट कर लेती है मतलब वहाँ एक इंजुरी हो जाती है। जब वहाँ इंजुरी हो जाती है तो आपके बॉडी के अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल है, क्योंकि बॉडी में क्या है कि कहीं भी कट जाता है तो अपने आप वहाँ खून जम जाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाता है और वो अपनी ओन कोर्स से वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो उसमें नेचुरल वे से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितना भी कोलेस्ट्रॉल जो कि लीवर सिंथेसाइज करता है, तो लीवर जो है वो हमारी बॉडी के अंदर 80% कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करता है। और एक बात यहाँ भी समझने की है कि अगर कोलेस्ट्रॉल कल्प्रिट होता तो हमारे भगवान ने 80% कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की जो जिम्मेवारी दी है वो आपके लीवर को दी है। और एक दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि बॉडी में जो 75% हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है वो बिना कोलेस्ट्रॉल के संभव ही नहीं होती। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज द मदर ऑफ हार्मोन्स। बॉडी के अंदर जितने भी एसेंशियल हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं जिससे हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस रेगुलेट होते हैं, वो सारे आपके बिना कोलेस्ट्रॉल के ये हार्मोन सिंथेसिस का प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो तात्पर्य ये है कि अब इससे ये भली भांति समझा जा सकता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए, जो मेडिकल साइंस ने एक कल्प्रिट का रूप दे रखा है अब तक, हमारी 20 साल की प्रैक्टिस में मैंने इकोज वगैरह भी बहुत सारे किए हैं, इको कार्डियोग्राफी 20 साल के कैरियर में, अपने इस जौनपुर में अपनी प्रैक्टिसिंग कैरियर की बात बता रहे हैं। तो सारे
इकोज में, जो कि आपके ब्लॉकेज के पेशेंट होते हैं, उसमें आपके इंडोथेलियल डिस्फंक्शन भी देखने को मिलता है। हम लोग अभी आ रहे हैं उस पे। तो मैंने आपसे कहा कि उसमें ज़ैंथिन ऑक्सीडेज नामक हार्मोन होता है, एंजाइम होती है गाय के मिल्क में। वो क्या करती है कि प्लाज्मिनोजेन सेल से इंटरैक्ट करती है, और जब वो उसका इंटरेक्शन होता है तो उसको क्या करती है, डाइजेस्ट कर लेती है, यानी वहां इंजुरी हो जाती है। और इंजुरी होने के बाद क्या होता है कि वहां आपके बॉडी के जितने कोलेस्ट्रॉल के सोर्सेज हैं वो वहां से कोलेस्ट्रॉल रश करता है। रश करने के बाद क्या होता है कि जो इनर इंडोथेलियम की लाइनिंग होती है उसमें जाके वो जो है चिपक जाता है एक तरीके से, जिसको हम लोग आपके कोलेस्ट्रॉल प्लग्स कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। तो हम लोग जो एंजियोग्राफी करने के बाद जो एंजियोप्लास्टी वगैरह करते हैं उसमें क्या करते हैं कि मेटेलिक स्टेंट आते हैं, उसको हम लोग जो है आपके उसके अंदर डालते हैं। तो वो एक जैसे औरतें क्लिप वगैरह लगाती हैं हेयर में, तो उसकी उसी प्रकार का होता है। तो वो क्या करता है कि उसको जो है फैला देते हैं, और फैलाने के बाद वहां स्पेस हो जाता है, तो वहां पे वो ब्लड फ्लो मेंटेन हो जाता है। मगर ये एक कोई स्थिर उपाय नहीं है। आपने सुना होगा 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद ये फिर से रीब्लॉकेज हो जाता है। फिर एंजियोप्लास्टी अगर हो पाई तो हुई, नहीं तो बाईपास हार्ट सर्जरी वगैरह होती है। इवन आपने सुना होगा कि बाईपास हार्ट सर्जरी भी रीडू होती है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की रीडू हुई, शीला दीक्षित जी की रीडू हुई, आप तो जानते ही हैं। तो कुल मिला के जो ये ब्लॉकेज की प्रक्रिया है, ये कोई एक स्थायी इलाज नहीं है, ये फिर भी हो सकता है। मतलब इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जो हृदय घात के रोगी होते हैं, हार्ट ब्लॉकेज के रोगी होते हैं, ये पुनर्कभी ठीक नहीं होते। इसमें हमेशा दवाइयां भी खानी पड़ती हैं और भी सारे आस पर आपकी मॉडलिटीज जो हैं वो होती रहती हैं। तो क्या हुआ कि कैल्शियम वहां पे आपके कोलेस्ट्रॉल जम गया। तो होता क्या है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल वहां पे जाके जम जाता है तो बाय नेचुरल मैकेनिज्म क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर जितना कैल्शियम होता है वो माइग्रेट करके, चूंकि इसकी एक एफिनिटी होती है कोलेस्ट्रॉल से, तो वो जाके वहां पे कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, ये पूरा एक आपके बर्गर का रूप धारण कर लेता है। जैसे बर्गर में आप चीज लगाते हैं, फिर वो रखते हैं, फिर उसके ऊपर वेजिटेबल्स वगैरह रखते हैं, इस तरीके से वो एक बर्गर पैटर्न बन जाता है, जिसको हम लोग प्लाक्स कहते हैं। तो होता क्या है कि जब कैल्शियम जाके जम गया, आपने जितनी भी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट्स देखी होंगी, जितने भी, या उसकी आपकी सीडी देखी होगी, उसमें बताते तो हैं कि ये 80% ब्लॉक है, ये 100% ब्लॉक है, ये 95% ब्लॉक है, मगर उसमें बहुत बारीक सी एक लाइन लिखी होती है। आपने अगर गौर किया हो कभी कि वो लिखते हैं कि वो कैल्सीफाइड एंड रिजिडिफाइड। कैल्सीफाइड का मतलब ये होता है कि कैल्शियम वहां जाके जम जाती है, ठीक है। और रिजिडिफाइड का मतलब ये होता है कि वो सख्त हो जाती है, एकदम एकदम जिसको कहते हैं एकदम ट्यूब की तरह सख्त हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेसिस होती है। और स्टेसिस होने के बाद जो है वो वहां पे जम जाती है, और जमने के कारण से ब्लड फ्लो नहीं होता, स्टेसिस नहीं होती, ब्लड वेसल रप्चर कर जाती है, जिसको हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसका जो कारण है, तो वो तो कोलेस्ट्रॉल तो हुआ नहीं, वो तो हुआ आपका कैल्शियम डिपोजिशनिंग। तो इसी विरोधाभास को मैंने अपने 20 साल के करियर में स्टडी किया, तो हमको मिला कि इसकी जो कारण है वो कारण कुछ और है। और वो जो कारण है वो है हमारा एसिडिक और आपके अल्कलाइन फूड के कॉन्सेप्ट को हमको समझना होगा। तो इसमें एसिडिक फूड जो होते हैं, जैसे आपके मिल्क हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए,
और आपके समझ लीजिए कि सारे ये दूध दही छाछ ये सब हो गए और नॉन वेज हो गए, ये सब हो गए आपके एसिडिक। हमारी जो बॉडी है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो अल्कलीन है, ये भी आप जानते हैं। और जो हमारे ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है। होता क्या है, इस मैकेनिज्म को समझने के लिए थोड़ा और आपको ध्यान देने की जरूरत है। वो ये होता है कि जब कोलेस्ट्रॉल वहां पे जमा, तो चूंकि कैल्शियम जो है बॉडी का, जो हम हमारे बोन से माइग्रेट करके आता है, जो हमने आपसे बताया, वो क्या होता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो हमारे जो ईसीजी भी हार्ट की होती है, तो उसमें भी स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्टैटिकल इलेक्ट्रिसिटी हमारे हार्ट में भी चलती है। तो इसमें होता यह है कि जो कैल्शियम हमारे बोन से इरोड होकर जो निकलता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और वो जब जाता है तो वहां पे जो हमारा पीएच है, जब भी आप कोई एसिडिक फूड लेते हैं तो वहां पे वो पीएच को ऑल्टर कर देता है। और उसमें क्या होता है, ये जो फैक्टर है इसमें ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम का एसोसिएशन बहुत कंक्रीट हो जाता है। जैसे आपके पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जो सेम चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहां पे क्या होता है कि ये दोनों जाके एकदम सैंडविच हो जाते हैं, जो कि हमने आपको बोला एक बर्गर की तरह एक प्लाक्स बन जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, ये एक मैंने आपको थ्योरी बताई, और जो दूसरी थ्योरी यहां पे काम करती है वो आपको एंडोथेलियम डिसफंक्शनिंग, जो कि हमने आपसे बताया कि हम जितने भी इको किए हैं उसमें एंडोथेलियल डिसफंक्शन जरूर रहता है, जितने भी आपके हार्ट ब्लॉकेज के पेशेंट होते हैं। तो ये जो एंडोथेलियम होती है, ये एंडोथेलियम के अंदर जो क्या होता है, जब आप ऑयल्स वगैरह लेते हैं या आपकी लीवर में प्रॉब्लम्स होती है, या जब आप एसिड फूड लेते हैं, तो वहां जाके इसका ऑक्सीडेशन होता है। एंडोथेलियम के अंदर जो मैंने आपसे बताया था, पहले भी मैं इसका जिक्र कर चुका हूं कि नाइट्राइट आयन होते हैं। तो वो क्या करती है कि जब भी कोई एसिडिक फूड जाता है, या लीवर डिजीज की होती है, या कोई फैटी फूड आप लेते हैं, तो वो एंडोथेलियम डिसफंक्शन हो जाती है, और उसके कारण से भी ये हार्ट ब्लॉकेज होता है, जिसको हम लोग आपके हार्ट ब्लॉकेज के कारण के हिसाब से लेते हैं। और ये रिसर्च से साबित हो चुकी है, ये सब चीजें, जितने भी बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये सारी रिसर्च से साबित हो चुकी है। तो जब एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग जो नाइट्राइट होता है, उसका मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट करता है। एक एक्शन इसका ये होता है, और जो कि आपको कार्डियक, जब हार्ट अटैक होता है तो वो ऑक्सीजन देने का काम करता है, जो हम लोग आपको ओरली भी सॉर्बिट्रेट टैबलेट वगैरह में ये चीजें होती हैं। दूसरी जो बात इसमें होती है, जो आपकी नाइट्राइट होता है, उसका एक काम ये होता है कि वो जो हार्ट की कोरोनरीज होती हैं उसकी इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। तो अगर जब आपकी एंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग हो जाती है, तो इलास्टिसिटी ऑफ जो कार्डियक मसल जो होती कोरोनरीज जो होती हैं, कोरोनरी आर्टरीज की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम हो जाती है, और उसके कारण से ब्लड फ्लो हो नहीं पाता, वहां स्टेसिस हो जाती है, ब्लड रुक जाता है, जिसके कारण से आदमी को चेस्ट पेन वगैरह होता है। और जो आजकल की प्रक्रिया है वो उसमें जो है एंजियोप्लास्टी और आपके बाईपास हार्ट सर्जरी वगैरह, जहां हुआ आदमी ईसीजी करता है, ईसीजी अगर में कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर एंजियोग्राफी होती है, एंजियोग्राफी में कहा जाता है ये ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज के बाद जो है ये आपकी बाईपास हार्ट सर्जरी या एंजियोप्लास्टी, ये अभी हमारे सामने विकल्प के रूप में है। मगर 1911 की से
एक कंसेप्ट हमारे यहाँ चल रहा है पूरी दुनिया में, और वो साइंटिफिकली प्रूफ भी है, जिसको हम लोग चिलेटिंग कंसेप्ट कहते हैं। इसमें डॉक्टर जो हैं आपके डॉक्टर इग्नेरो, ये भी अमेरिकन डॉक्टर हैं, डॉक्टर इग्नेरो, उनको 1998 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। इन्होंने इंडोथेलियल डिसफंक्शनिंग के ऊपर काम किया। तो उन्होंने एल आर्जिनिन, जो कि गैसेस, उनको काफी समय लगा ये नोबेल प्राइज पाने में। तो उन्होंने क्या किया कि ये गैसेस स्टेट में अवेलेबल होता है, इसको पकड़ के लाने में काफी दिक्कत हुई इनको, और आज वो एल आर्जिनिन वाला कंसेप्ट भी आया। एल आर्जिनिन भी काफी बेनिफिशियल होती है हार्ट ब्लॉकेज को रोकने के लिए। तो जो मैं बात कर रहा था, इग्नेरो, जो डॉक्टर इग्नेरो ने का जो कॉन्सेप्ट था, ये था बहुत पुराना, 1911 का था, मगर इनको नोबेल प्राइज 1998 में मिला डॉक्टर इग्नेरो को। और इन्होंने चिलेटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में भी काम किया, और एल आर्जिनिन के लिए इनको मिला था। तो इसमें चिलेटिंग कॉन्सेप्ट जो हम लोग भी देते हैं, और खाली हम ही नहीं, इस भारत में काफ़ी लोग देते हैं, मगर ये प्रचलित बहुत कम है, क्योंकि जहाँ पे 5,000 में काम हो जाता है, आपको अगर 5 लाख मिले तो उसको कौन बोलेगा 5,000 वाले कंसेप्ट को, और 5 लाख वाले कंसेप्ट को लोग ज़्यादा तरजीह देते हैं। मगर ये जो चिलेटिंग कॉन्सेप्ट है, जो हम लोग अपने हॉस्पिटल में भी देते हैं, आज से नहीं, मैं 20 साल से दे रहा हूँ, इसमें होता क्या है कि हम लोग जो हैं, इसमें चिलेटिंग एजेंट होते हैं, जैसे EDTA वगैरह, जो कि ये टेक्निक बहुत पुरानी है, आज की नई टेक्निक नहीं है, जो कि हम लोग मेटल पॉइजनिंग में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है कि जाके वहाँ पे बॉडी में कहीं पे भी अगर आपके मेटल वो होंगे, जैसे कैल्शियम है या जो भी मेटेलिक पॉइजन्स वगैरह भी होते हैं, उसमें भी हम लोग देते हैं, तो वो जाके उससे बाइंड करता है, वो चिलेट करता है, और चिलेट करके बाइंडिंग हो जाती है। बाइंडिंग होने के बाद वो यूरिन के जरिए निकल जाता है, तो इसको हम लोग चिलेटिंग थेरेपी के नाम से कहते हैं। और दूसरे जो अभी आजकल नई नई चीज़ें आई हैं, उसमें हम लोग एल आर्जिनिन वगैरह भी देते हैं, और तीसरे जो है हम लोग SCQ भी देते हैं हम लोग, ठीक है। मगर वही है, अब इसका कंट्रोल अगर आप जाने तो हैं, हमारे बहुत सारे मित्र इसको भी करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं, और लोग कर रहे हैं, स्टेंट वगैरह भी कर रहे हैं। मगर मेरी एक छोटा सा आप लोगों से गुजारिश ये थी कि जैसे बहुत सारे हम लोग नी रिप्लेसमेंट वगैरह के बारे में भी सोचते हैं, जब तो हम लोग कहते हैं कि भैया लास्ट आप देख ले, अगर कोई विकल्प ना हो तो आप नी रिप्लेसमेंट वगैरह कर दें। उसी तरीके से अगर आपका काम 5,000 में हो जा रहा है, 5 लाख के बनिस्बत, हम किसी के उसमें बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे मित्र हैं हमारे जो एंजियोप्लास्टी और ये वो करते हैं, मगर उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। मगर ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी उम्र 75 साल के ऊपर होती है, जिनकी बाईपास करना या एंजियोप्लास्टी करना थोड़ा डिफिकल्ट होती है, तो ऐसे लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं, इस उपाय को, और करने के बाद वो अपनी ये चीज़ें हो जाती हैं। इसमें कोई ये नॉन इन्वेसिव चीज़ें होती हैं, इनमें कोई इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पहले लोगों का ये कहना होता था कि किसी चीज़ को पढ़ो, जानो, फिर करो। आज क्या है कि लोग जो है वो बोल दिया कि भैया इसमें एंजियोप्लास्टी होनी है, बाईपास होनी है, तो तुरंत करा लेते हैं। उसको समझिए ना, आजकल के लोग पढ़ते हैं ना उसको समझने की कोशिश होते हैं, बस करो इसको। तो वो हम ये कहते हैं कि एक इंग्लिश में भी कहावत है कि लुक बिफोर यू लिप। आदमी को छलांग लगाने से पहले थोड़ा देख लेना चाहिए कि सामने गड्ढा है, क्या है। इन सब चीज़ों को देख के तभी वो उस पर अमल करे।
अब मैं आता हूं कि इसकी क्या प्रिवेंशंस है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें मैं अक्सर ऐसे कहता हूं कि इसमें जो सबसे ये जो समस्या है आपकी हार्ट ब्लॉकेज की, ये आपके रसोई घर से शुरू होती है और रसोई घर से ही ये खत्म भी होगी। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है एसिडिक फूड्स ना लें। एसिडिक फूड मैंने आपको बताया, मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि जैसे आपके दूध, दही, सांच वगैरह ये है, ये ना लें। इसमें आप देसी घी और मक्खन बिल्कुल ले सकते हैं, मगर इसमें भी कंट्रोवर्सी है। इसमें भी आजकल के जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं वो पहले आपको जो है घी और मक्खन पहले बंद करते हैं। मैंने फिर आपसे बता रहा हूं, अक्सर मैं बताता रहता हूं आप लोगों को कि घी और मक्खन जो है ये जो है अल्कलाइन है, ये एसिडिक फूड में की कैटेगरी में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और दूसरी चीज, इसके भगवान ने एक सिफत दी है कि इसके अंदर जो है गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल होता है। तो ये पहले से सेफ था, सेफ है और सेफ रहेगा। दूसरा जो मैं आपको बताता हूं कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं उसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करें। और इसमें जो है आप जितना ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेंगे वो आपको हार्ट ब्लॉकेज से उतना बचेंगे। और ये जो दूध, दही, छाछ और ये सब जितनी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं इसको बिल्कुल तर्क कर दें। आप अपने फूड में आप एसिड चीज़ें ना लें, सिर्फ अल्कलाइन चीज़ें लें। अब मैं आता हूँ नमक। नमक भी जो है, ये जो हम लोग रेगुलर सॉल्ट लेते हैं ये भी एसिडिक है। आप उस नमक को आप सेंधा नमक से रिप्लेस करके लें तो आपको हार्ट ब्लॉकेज से आप बचे रहेंगे। दूसरे जो शुगर वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो है एसिडिक होती हैं, चाहे वो चीनी के फॉर्म में हो, गुड़ के फॉर्म में हो, ये आप बिल्कुल ना लें, ये एसिडिक होती है। जो चौथी चीज़ हम बताने जाएंगे आपको, आप जैसे चाय वगैरह, कॉफ़ी, इन सब चीज़ों के अगर आप आदी हैं तो इसको आप ग्रीन टी वगैरह से रिप्लेस कर सकते हैं और आप इसको ले सकते हैं। नमस्कार।